आज राजेंद्र जी बड़े खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथों में पत्रों का पुलिंदा था। पत्रों को पकड़े वो घर के आंगन में रखी खटिया पर जा बैठे। यह उनकी प्रिय जगह थी। पास ही कुर्सी पर बैठी मोनिका जी राजेंद्र जी के कुर्ते के टूटे बटन टाँक रही थीं। अभी अभी धोबी कपड़े देकर गया है। मुआ हर धुलाई में बटन तोड़ लाता है। मोनिका जी बुदबुदाईं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजेंद्र जी का चेहरा खिल उठा। सुनती हो? लड़के वालों ने हाँ कर दी। उन्हें अदिति बहुत पसंद है। क्या? फिर से तो कहो। मोनिका जी बिजली की गति से हाथ का काम कुर्सी पर पटककर खटिया पर आ बैठीं। नहीं ऐसे नहीं, पूरा पढ़कर सुनाओ, वो बोली उत्सुकता से। पल भर में पूरे घर में खबर फैल गई, लड़के वालों ने हाँ कर दी। अदिति दीदी की शादी होगी। अरे अदिति, वहाँ क्यों छिपी खड़ी है? यहाँ बेटियाँ, 2 बेटे और उनके अलावा चचेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई बहनों ने अदिति को घेर लिया। मोनिका जी और राजेंद्र जी की भरी पूरी गृहस्थी थी। 4 मौसेरे फुफेरे भाई बहनों में से कोई ना कोई 2-3 बच्चे तो हमेशा ही घर में रहते। राजेंद्र जी की पुश्तैनी जमींदारी थी, पर वे पढ़ लिखकर नौकरी में लग गए थे। अंग्रेजों के ज़माने की अच्छी सरकारी नौकरी थी और इससे उनका समाज में रुतबा खुद ब खुद बढ़ गया था। फिर अंग्रेज चले गए, पर नौकरी तो अब भी थी और नौकरी की शान भी। मोनिका जी और राजेंद्र जी खुले विचारों के थे, बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्ष में। बड़े बेटे और 2 बेटियों का विवाह तो हो चुका था। अदिति की एमबीए की परीक्षा खत्म होते ही लड़के वाले देखने आ गए। मानो फौज में कैप्टन पद पर था वो लड़का। ये वो दिन थे जब विवाह के लिए वर्दी वाले लड़कों की मांग सबसे ज्यादा थी। कैप्टन मानो लंबा, स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। शादी से 2 महीने पहले ही घर में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थीं। मोनिका जी ने दोनों ब्याही बेटियों को महीना भर पहले ही बुला लिया था। बेटा बहू तो थे ही, यहाँ पर घर में रौनक बढ़ गई थी। 15 दिन पहले ढोलक रख दी गई। तब तक छोटी मामी, एक चाची, ताई की बड़ी बहू सब आ चुकी थीं। रात को खाना पीना निपटते ही मोहल्ले की महिलाएं आ जातीं। ढोलक की थाप गूंजती, स्वर लहरियां उठती, घुंघरू की छमछम। रात के 12 बजे तक गाना बजाना, हंसी ठिठोली, क्या माहौल था। सप्ताह भर पहले सारे मेहमान आ गए। राजेंद्र जी ने बच्चों के लीडर, छोटे भाई के बेटे आंसू को बुलाकर कहा, सड़क से हवेली तक का रास्ता, हवेली और मंडप सजाने का जिम्मा तुम्हारा। टेप, पेपर, चमकीला कागज, गोंद वगैरह सब बाजार से ले आओ, बच्चों को साथ ले लो। बस ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। आंसू ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। निचले तल्ले का एक कमरा वर्कशॉप बन गया। कोई कागज काटता, कोई गोंद लगाता, तो कोई सुतली पर उन्हें चिपकाता। विवाह के 2 दिन पहले सारी हवेली झिलमिला उठी। माँ, हम तो वरमाला कराएंगे। दोनों बड़ी बेटियों ने मोनिका जी को घेर लिया। बेटी, ये कोई नया रिवाज है क्या? हमारे घर में तो आज तक नहीं हुआ। तुम्हारे वक्त कहाँ हुआ था? मोनिका जी ने हैरानी से पूछा। अब तो बड़े बड़े घरों में यही चलन है माँ। बड़ी बेटी बोली, इसमें बुराई क्या है? रौनक बढ़ जाती है। हम तो कराएंगे। मोनिका जी ने बेटियों की बात मान ली। फिर क्या था, जयमाला की रस्म हुई और सबने जमकर एंजॉय किया। अब अदिति ससुराल चली गई। आरव की पोस्टिंग पुणे में थी, पर वह अदिति को भी साथ ले आया। स्टेशन पर आरव का एक दोस्त जीप लेकर हाजिर था। छुट्टियां खत्म होने से पहले कॉलोनी के गेट के अंदर एक सिपाही ने जीप को रोकने का इशारा किया। रुकिए, सैल्यूट करके सिपाही बोला, सर, साहब ने आपको याद किया है, घर जाने से पहले उनसे मिल लीजिए। आरव ने सवालिया नजरों से अपने दोस्त की तरफ देखा। दोस्त मुस्कुराया, अदिति, तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। आरव चला गया। थोड़ी देर बाद जीप आरव के घर के सामने रुकी। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। चलो, मैं ताला खोलता हूँ। अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दोस्त चौंका। उसने घंटी बजाई। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी एक 30 साल की स्मार्ट महिला। गोद में कुछ महीने का एक बच्चा लिए। कहिए, किससे मिलना है?
दोस्त हैरान था, अदिति भी परेशान। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रही हैं? दोस्त की आवाज में उलझन थी। कमाल है, स्त्री ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं अपने घर में हूँ, बाहर से आप आए हैं और सवाल मुझसे कर रहे हैं। पर ये तो कैप्टन आरव का घर है ना? बिल्कुल ठीक, यह आरव का ही घर है। मैं उनकी पत्नी हूँ और यह हमारा बेटा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त ने अदिति की तरफ देखा, लगा वह तो बेहोश होकर गिरने वाली है। उसने लपककर उसे संभाला, भाभी संभालिए खुद को। फिर उस महिला से कहा, मैडम कहीं कोई गलतफहमी है। आरव तो अभी अभी शादी करके लौटा है, यह उसकी पत्नी है। दोस्त की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो महिला चिल्ला उठी। आरव अपनी आदत से बाज नहीं आया, फिर एक और शादी कर डाली। मैं कब तक सहूं? तंग आ गई हूं उसकी इस आदत से। अदिति को लगा धरती घूम रही है, दिल बैठा जा रहा है। यह आरव की पत्नी है और यह उसका बच्चा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बाबूजी को फोन करूं? वह सोच में पड़ गई। तभी एक जीप आकर रुकी। आरव कूदकर बाहर आया, दोस्त और अदिति को खड़ा देख हैरान रह गया। तुम? वो लपककर अदिति के पास पहुंचा। अदिति दोस्त का सहारा लिए 2 कदम पीछे हट गई। इसी समय उस औरत की आवाज आई, आरव, दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? उसकी नज़र घर के दरवाजे पर खड़ी महिला पर पड़ी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह नो, आपने अपना वार अदिति पर भी चला दिया। वो औरत खिलखिलाकर हंस उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग आरव के ड्राइंग रूम में बैठकर हंस कर बातें कर रहे थे। वही महिला चाय और नाश्ता लेकर आई। क्यों अदिति, नाराज तो नहीं हो? सॉरी, बहुत धक्का लगा होगा। इस फौजी कॉलोनी में ये एक रिवाज सा बन गया था, किसी भी अफसर की शादी हो, लोग नई बहू की रैगिंग जरूर करते थे। आरव की पत्नी बनी रिया ऐसे कामों में माहिर थी। कभी पहली पत्नी बन तो कभी किसी के नए पति के उल्टे सीधे कारनामे सुना देती। ऐसी रैगिंग करती थी कि नई बहू जिंदगी भर नहीं भूल पाती। इसका एक फायदा ये होता था, नई बहू के मन की झिझक टूट जाती थी। अदिति भी जल्दी ही वहां की जिंदगी में रम गई। शनिवार की शाम क्लब जाना, रविवार किसी के घर टूर पर जाना। आरव ने अदिति को अंग्रेजी धुनों पर नृत्य करना भी सिखा दिया। 6 महीने बीतते बीतते अदिति वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों में माहिर बन गई। घरों में अदिति का उदाहरण दिया जाने लगा। खुशहाल थी अदिति की जिंदगी, प्यार करने वाला पति, एक्टिव रहने के लिए असीमित अवसर। ओल्ड एज अफसरों की वह लाडली बन गई। कभी कभी उसे वह पहला दिन याद आता। रिया ने आरव का अभिनय किया था, उसकी तो जान ही निकल गई थी। 2 साल बाद जब नन्हे करण का जन्म हुआ तो उसकी खुशियां जैसे दुगनी हो गईं। करण एकदम आरव की छवि था। मातृत्व की संतुष्टि ने अदिति की खूबसूरती को और निखार दिया। कभी कभी हंसते हुए कहती, मैम साहब क्लब के काम, घर के काम और करण के अलावा एक बंदा ये भी है जो घर में रहता है, कुछ हमारा भी ध्यान। आरव मुस्कुराते हुए कह उठता, बताओ तो, तुम्हारी अनदेखी कब की? बाकी सब बाद में, मेरे दिल में पहला स्थान तो सिर्फ तुम्हारा है। अदिति शर्मा जाती, आरव की बाहों में भीग जाती। क्या मैं ये जानता नहीं? आरव कहता, करण 4 साल का होने को आया, अब घर में तुम्हारे जैसी गुड़िया भी आनी चाहिए। अदिति शर्माकर उसके सीने में मुंह छिपा लेती। एक दिन जैसे ही आरव घर में घुसा, चाहते हुए बोला, भेलपुरी। फिर सूंघते हुए किचन में चला आया, जल्दी से चखा दो। भेलपुरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात बस भेलपुरी चाहिए। अदिति हंसते हुए चम्मच भर भेलपुरी उसके मुंह में डाल देती। कमाल की बनी है, मेज पर लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आया। एक प्लेट से क्या होगा? और 2 भाई। मेज पर आते ही आरव ने एक प्लेट फटाक से चट कर ली। तभी फोन की घंटी घंघना उठी। फोन सुनते ही आरव गंभीर हो गया। मुझे अभी जाना होगा, हमारा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कुछ अफसर, कुछ जवान घायल हैं। अदिति दूसरी प्लेट भेलपुरी ले आई और उसकी प्लेट में डालने लगी।
तो जानू, अब तो आकर ही खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना। कहते हुए वह बाहर जीप में जा बैठा। पर वो ट्रक दुर्घटना अदिति की जिंदगी की सबसे भयंकर दुर्घटना बन गई। फुल स्पीड में जीप भगाते हुए आर्ब सामने से आते ट्रक को नहीं देख पाया। एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही दम तोड़ गया। अदिति की पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वह 3 दिन तक बेहोश रही। घर मेहमानों से भर गया पर चारों ओर मरघट जैसा सन्नाटा। घर ही क्यों, पूरी कॉलोनी स्तब्ध थी। ससुराल और मायके के लोग आए। उन्होंने अदिति से अपने साथ चलने की बात भी कही, पर उसने कहीं भी जाने से साफ मना कर दिया। अदिति गुमसुम हो गई थी, बुत बन गई थी। बेटे करण की बातों तक का जवाब नहीं देती। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आर्ब चला गया है, अकेला छोड़ गया है। हर जीप की आवाज पर उसकी नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती। इंसान चला जाता है, पर पीछे कितने काम छोड़ जाता है। डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, बीमे का काम, दफ्तर की दौड़भाग। अदिति ने सब कुछ ससुर पर छोड़ दिया। दफ्तर वालों ने पूरी मदद की, सारी फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी हो गई। एक दिन बीमे का 20 लाख का चेक अदिति के नाम आया। ससुर ने वह चेक बैंक में जमा कराने को दिया। धीमे से किसी ने कहा, हमने बड़ा किया, ये 20 लाख बहू के कैसे हो गए? सरकारी नियम है। ससुर बोले, शादी के बाद हकदार पत्नी हो जाती है। पर अदिति का दिल तो पहले ही टूट गया। वो बिल्कुल पत्थर सी बन गई थी। एक दिन करण के मुंह से अदिति ने सुना, सब कहते हैं पापा मर गए। मम्मा मुझसे बोलती नहीं, खेलती नहीं, प्यार भी नहीं करती। दादी जी कहती हैं हमें अपने साथ ले जाएंगी, तब तो तू भी मुझसे छिन जाएगा। पत्थर बनी अदिति, फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हो गया था मुझे? 4 साल के बच्चे को कैसे भूल गई मैं? मेरा दुख तो बड़ा था, पर करण, वह तो बिल्कुल अकेला हो गया। उसी दिन एक और घटना घटी। शाम को मेजर अतुल की मां मिलने आईं। वे अदिति को बेटी सा मानती थीं। कुछ देर बात करने के बाद बोलीं, खबर है कि तुम ससुराल जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं, पर सगी बेटी जैसा स्नेह हो गया है। सोच कर देखो, क्या तुम और करण वहां खुश रह सकोगे? आरव की यादें इस कॉलोनी में हैं, पर तुम पढ़ी लिखी, समझदार हो। पति चला गया, ये कड़वा सच है, पर क्या तुम इतनी सक्षम नहीं कि अपने और करण की जिंदगी फिर से बना सको? अदिति ने गहराई से सोचा, दुख जीवन भर का है, पर उससे हार मान लेना, ये तो कायरता है। अरब ने हमेशा कहा, अपने फैसले खुद लो। अब करण की जिंदगी बनानी है। आज से अपने फैसले मैं खुद लूंगी। आज 4 साल बीत गए। अदिति खुश है। उस दिन उसने जो हिम्मत दिखाई, वही उसकी असली जीत थी। सास ससुर भी हैरान थे अदिति का आत्मविश्वास देखकर। उनकी मिन्नतें समझाना, उग्र रूप दिखाना, सब बेकार गया। अदिति ने 2 टूक फैसला सुना दिया कि वह यहीं रहेगी। सास ससुर खूब भला बुरा कहकर वहां से चले गए। अदिति ने वहीं आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसे घर भी नहीं छोड़ना पड़ा, जड़ों से उखड़ना न पड़े, तो जीना आसान हो जाता है। अपने ही घर में रहते, अपने परिचित दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते करण फिर से पुराने चंचल रूप में लौट आया। मेजर अतुल ने उसे आरव की कमी महसूस नहीं होने दी। स्कूल का होमवर्क, तैरना सिखाना, क्रिकेट के दांव पेंच, अतुल ने सब कुछ संभाला। करण खिलने लगा, और करण को खुश देखकर अदिति के होठों की हंसी भी लौटने लगी। शाम का समय था। करण खेलने चला गया था। दिशा बैठी, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में कब, कहाँ, क्या हो जाए? क्या इसे पहले से जाना जा सकता है? मैं आरव के बगैर जी पाऊंगी, सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जी तो रही हूँ। छोटे करण को मैंने चलना सिखाया था, पर अब लगता है कि करण ने मुझे चलना सिखाया है। किसी ने सच ही कहा है, जीवन को नष्ट करने का अधिकार इंसान को नहीं है, इसे संभाल कर रखने में ही समझदारी है। शुरुआत के दिन याद करके आज भी सिहर उठती हूँ। सिंदूर की रेखा का बोझ, मन कुछ करने को ही नहीं होता था, पर काम तो सभी करने थे। घर चलाना, करण का स्कूल,
स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां। कभी करण बीमार तो कभी कोई और परेशानी, और हर बार अतुल जी ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। उनका सहारा न होता तो शायद मैं टूट ही जाती। अतुल का नाम याद आते ही एक सवाल मन में उठता है, पता नहीं उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है कि प्रेम में चोट खाई हो। अतुल जी की माँ से पूछूंगी। अदिति उठकर अपने कमरे में चली आई, पर उसका सोचना बंद नहीं हुआ। मैं अतुल पर कितनी निर्भर हो गई हूँ। अनायास ही, बिना सोचे समझे, वो आगे बढ़कर सब कुछ संभाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में हल्की सी मुलायमियत महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा हो। करण का तो कोई काम अंकल के बिना पूरा नहीं होता। क्यों कर रहे हैं वे इतना सब कुछ? शाम को अदिति बगीचे में पानी दे रही थी। करण भी साथ साथ सूखे पत्ते, सूखी घास निकालता जा रहा था। अचानक वह अदिति की ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? मेरे सिर पर क्या सींग उगाए हैं? अदिति ने मजाक में पूछा। करण उत्तेजित सा उठकर खड़ा हो गया। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। अदिति स्तब्ध रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही करण बोल पड़ा। अब मैं अतुल अंकल को अंकल नहीं पापा कहूँगा। और फिर वह गुस्से में घर के भीतर चला गया। उस रात अदिति सो नहीं पाई। करण के मन में आम बच्चों की तरह पापा की कमी कितनी गहराई से खल रही है, क्या वह नहीं जानती? जब आर्ब को खोया था, तब करण बहुत छोटा था, तो भी जो छवि उसके नन्हे से दिल में बसी थी, वह थी प्यार करने वाले, हर बात का ध्यान रखने वाले पिता की। अब उसकी हर जरूरत का ध्यान अतुल जी रख रहे थे। उनकी वही छवि करण के मन में घर करती जा रही थी। और अतुल जी भी तो यही चाहते हैं। इशारों में अपनी बात कई बार कह चुके हैं। वही, यानी अदिति फैसला करने से बचती रही है। क्या करूं? नई जिंदगी शुरू करना क्या गलत है? अतुल जी एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। करण को भी तो बेहद चाहते हैं। शादी के बाद जब से यहाँ आई थी, तब से अतुल और उनकी माँ मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी दोनों परिवार जैसे अधूरे से हैं। अगर मिल जाएं, तो पूर्ण हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन अतुल जी की माँ ने अदिति व करण को खाने पर बुलाया। करण जल्दी मचाकर शाम को ही अदिति को लेकर वहां पहुंच गया। आंटी सारा काम पहले ही निपटा चुकी थीं। दोनों महिलाएं बरामदे में आ बैठीं। सामने लॉन में करण और अतुल बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल खत्म हुआ तो करण भागता हुआ आया और बोला, मैं अंकल को पापा कह सकता हूँ? बोलो ना मम्मी, प्लीज। अदिति सर से पानी पानी। वो एकदम उठकर घर के भीतर चली गई। पीछे पीछे आंटी भी आ गईं। बिटिया, जो बात हम माँ बेटा न कह सके, करण ने कह दी। अतुल तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। करण को भी पिता की जरूरत है और मुझे भी तो बहू चाहिए। आंटी ने अदिति के दोनों हाथ पकड़ लिए। मना मत करना बेटी। अदिति के सामने नया संसार बाहें पसारे खड़ा था। उसने लजाकर सिर झुका लिया। आंटी को जवाब मिल गया। उन्होंने अलमारी से सुनहरी साड़ी निकाली, अदिति को उड़ाई और डब्बे से कंगन निकालकर पहना दिए। अदिति मोम की गुड़िया सी बैठी थी। उसी समय करण आया। वहां का नजारा देख चकित रह गया। आंटी ने कहा, जा बेटा, अपने पापा को बुला ला। पापा, खुशी से चिल्लाता करण बाहर भागा। अदिति की आंखें लाज से उठ नहीं रही थीं। आंटी ने अतुल से कहा, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है। ले, बहू को अंगूठी पहना दे। अतुल सब समझ गया। माँ से अंगूठी लेकर उसने अदिति की कांपती उंगली में पहना दी। पापा, अब आप मेरे पापा हैं। मैं आपको पापा कहूँगा, कहता हुआ करण लपक कर अतुल के सीने से जा लगा। कुछ दिन बाद अदिति के माँ पापा और अतुल के सास ससुर को अतुल की माँ ने कॉलोनी बुलाया और सबकी रजामंदी से अदिति और अतुल का विवाह हो गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।